हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी की मैं पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के लिए करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इसकी प्ले लिस्ट में और सभी जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की आपकी प्ले लिस्ट बन गई है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग अभी से एक वीडियोज़ अगर देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब कोई भी आपका टाइम नहीं बचा है, 1 मंथ ही आप लोगों के पास है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इससे पहले मैंने करीब आपकी 11-12 वीडियोस जो हैं आपके एसएसटी के जो क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज वो करा दिए। जिन लोगों ने वो नहीं देखी तो उन्हें भी देख लीजिए और इसे भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, वही क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 31, यहाँ पे कह रहे हैं कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। किसका? वात दिग्दर्शी। तो कह रहे हैं कि जो वात दिग्दर्शी है उसका प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है, तो वायु दिशा। क्या? वायु दिशा को मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र को आम तौर पर एक इमारत उच्चतम बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32। कौन सा है? 32। यहाँ पे कह रहे हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। जो हमारी वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें में से कौन सी परत, हमारी ऐसी कौन सी जो परत है जो क्या करती है, रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। किसके? रेडियो तरंगों के संचरण में क्या करती है, मदद करती है। तो कौन सी करती है, तो हमारी कौन सी है, बाहर वायुमंडल। कौन सा हमारा बाहरी वायुमंडल कहलाता है। तो देखिए, थर्मोस्फीयर के ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल रेडियो, जो आयन मंडल है वो क्या करता है, आयन मंडल, जो हमारा आयन मंडल है वो क्या करता है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। रेडियो तरंगें आयन मंडल में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। इन रेडियो तरंगों के संचरण के फलस्वरूप रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 है। यहाँ पे करेंगे पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचाने। यहाँ पे करें कि पृथ्वी की क्या दे रखी है, तो पृथ्वी की विभिन्न परतें दे रखी हैं। तो अलग अलग परतें हैं, तो हमें क्या करना है, आंतरिक यानी इंटरनल से लेके हमें एक्सटर्नल तक उनके जो है क्रम में लगाना है। तो उनको क्या करना है, क्रम में लगाना है। तो कैसे लगाना है, यहाँ पे हम जो है कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या है। तो सबसे पहले जो होती है हमारी कौन सी होती है, आंतरिक कोड। क्या होती है हमारी, जो होती है वो आंतरिक कोड होती है, फिर होती है बाहरी कोड, फिर होती है उसके बाद मेंटल प्रॉपर्टी। क्या होता है, मेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मेंटल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। कौन सा है? 34 है। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए आरेख, यहाँ पे ये आरेख दे रखा है। क्या देखा है, यहाँ पे सूर्य दे रखा है आपका, यहाँ पे पृथ्वी दे रखा है और यहाँ पे चंद्रमा दे रखा है। तो कह रहे हैं कि इसमें दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए, ठीक है, और बताइए कि क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शा रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। तो इसमें जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, लघु ज्वार भाटा दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 35 है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती, कह रहे हैं कि जब कोई नदी है, ठीक है, नदी है वो क्या आ जाती, जैसे मान लीजिए ये जो है एक नदी है और यहाँ पे क्या है, मैदान है। तो अब क्या होगी, नदी जो है वो कहाँ आ गई, मैदान में आ गई। तो कह रहे हैं कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है। क्या होती है, ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। तो क्या कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, विसर्प कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा जो कहलाता है, क्या कहलाता है, विसर्प कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। करें कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, तो कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आपदाएं आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, तो उस समय लोगों को क्या करते हैं, बचाने के लिए और उन्हें क्या देता है, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए, उनको बांटने के लिए यातायात का कह रहे हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो सबसे बेहद उपयोगी है। तो कौन सा साधन सबसे उपयोगी है, तो कौन सा है, वायु मार्ग। कौन सा है, वायु मार्ग, यानी कि एयरवेज है, एयरवे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है, 37 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 37 है। तो 37 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भूगोल की वो शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, तो कहलाती, कह रहे हैं कि भूगोल की वो शाखा, यानी कि भूगोल की वो कौन सी ब्रांच है, शाखा है जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, तो कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो कहलाती, यहाँ पे हमारा क्या रखा है, कहलाती। तो इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनसांख्यिकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनसांख्यिकी बोलेंगे। तो मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव जनसंख्या, जो मानव जनसंख्या है उसकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन, जो सांख्यिकी अध्ययन है वो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा जनसांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38 है। कौन सा है, 38 है। यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, तो हमें कथन ए और कथन आर को पढ़ना है और इसमें हमें बताना है कौन कौन से इसमें विकल्प ठीक है। तो यहाँ पे कथन ए दे रखा है, आपका सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, यहाँ पे एक अभिकथन दे रखा है और यहाँ पे एक कारण बताया गया, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका जो सही है वो क्या है, आपका कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं। कह रहे हैं कि जो बातें ऊपर कही गई हैं दोनों ऑप्शन सत्य हैं, लेकिन आर, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है, जो आर है वो ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है बल्कि दूसरी चीज़ को स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है वो कौन सा है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है वो हमारी क्या है, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जो है वो क्या है, ऊर्जा का परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन होते हैं, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि परंपरागत स्रोत, तो परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, वो होते हैं जिन्हें हम प्राचीन यानी कि पुराने ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत जो हैं वो होते हैं जो आधुनिक युग में, जो मतलब न्यू समय में अभी जो है आधुनिक युग में इजाद किए गए बनाए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि हैं। तो ये सभी हमारी क्या है, जो है गैर परंपरागत। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है तो वो आपका कौन सा है, तो वो आपका क्या है, प्राकृतिक, सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है, सॉरी यहाँ पर ये होगा, यहाँ पे जो ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है वो आपका कौन सा है, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है वो आपका गैर परंपरागत स्रोत है। तो जो कह रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा है तो यहाँ पे गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत जो होते हैं वो होते हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस। तो ये हमारे क्या है, गैर परंपरागत कहलाएंगे। बाकी जैसी ईंधन है आपका क्या है, यहाँ पे जो देखिए ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा। देखिए जो ईंधन है, प्राकृतिक गैस है और आपका कोयला है, ये आपके क्या कहलाएंगे, परंपरागत स्रोत कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 40। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो विशेष रूप से क्या क्या होता है, विशेष रूप से हम क्या होते हैं, मछलियों को पाल लेते हैं, ठीक है, विशेष रूप से, अलग से, स्पेशल रूप से। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में, कभी कभी टैंकों में और तालाबों में क्या करते हैं, मछली का प्रजनन कहलाता है। तो मछली का जो प्रजनन कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है,
तो मछली का जो प्रजनन कहलाता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। देखिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन जो होता है पिसीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती जो है वो हमारी कौन सी कहलाती है? देखिए, जो अंगूर की खेती है वो हमारी कहलाएगी, तो हमारी अंगूर की खेती तो विटिकल्चर जो है ये किसकी कहलाएगी? अंगूर की खेती। किसकी? अंगूर की खेती कहलाएगी। फिर आता है हार्टिकल्चर। जो हार्टिकल्चर है वो हमारा क्या है? उद्यान विज्ञान है। क्या है? उद्यान विज्ञान है। फिर आपका आता है सेरीकल्चर। तो यहाँ पे आता है आपका जो होता है हार्टिकल्चर हो गया। फिर आता है हार्टिकल्चर कहलाता है पौधों का अध्ययन कहलाता है, जिनसे हम क्या है, फल सब्जी आदि प्राप्त करते हैं। रेशम कीट पालन, तो इसे सेरीकल्चर, जिसे रेशम कीट पालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन। तो आपको समझ में आ गया, जो सेरीकल्चर है वो आपका रेशम से संबंधित है। और क्या है? विटिकल्चर, जो अंगूर की खेती की जाती है। हार्टिकल्चर में उद्यान वगैरह की खेती की जाती है, जिसमें साग सब्जी वगैरह लगाया जाता है। और पिसीकल्चर जो होता है वो आपकी क्या है? आपका टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका पिसीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 41। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है तो क्या कहलाता है? तो वो हमारा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्थल संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थल संधि कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है? तो महाद्वीपीय आकार में कह रहे हैं कि सबसे छोटा है, तो महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा कौन है? तो कौन है सबसे छोटा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा क्या है? महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 43 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जो 6 to 8 है उस पर जो है SST में क्या क्या शामिल है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हमारा शामिल है तो वो क्या है? तो 43 है। तो जो शामिल है तो यहाँ पे क्या आता है? आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, आपका पॉलिटी होता है और आपका क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। तो आपका क्या आ जाएगा? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपका क्या आ जाएगा? अर्थशास्त्र आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा और सोशियोलॉजी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि का विरोधाभासी है? तो आगमनात्मक अधिगम जो है निम्नलिखित में से किस विधि का क्या है? विरोधाभासी है। तो किस विधि का है? तो ये हमारा जो है वो किस विधि का विरोधाभासी है? तो ये जो है व्याख्यात्मक विधि का विरोधाभासी है। कैसा है? व्याख्यात्मक शिक्षण विधि का क्या है? विरोधाभासी है। तो नात्मक अधिगम में क्या होता है? विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो होता है क्या होता है? इस विधि में शिक्षक छात्रों को अध्ययन करवाते हैं। तो किसका अध्ययन करवाते हैं? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कराते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या कराते हैं? अध्ययन कराते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पर भी देखिए दो कथन दे रखे हैं। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए। हमें कथन ए को पढ़ना है और बी को पढ़ना है, सही उत्तर का चयन करना है उसके बाद। तो कथन ए दे रखा है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। कह रहे हैं कि जो आलोचनात्मक सोच है, कौन सी सोच है? आलोचनात्मक सोच है। क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सी थिंकिंग है? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है? धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के प्रयोग और विस्तार को क्या देती है? बढ़ावा देती है। और दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दो कथन दे रखे हैं कि क्या दोनों कथन जो है वो हमारे क्या है? सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, तो हमारा क्या है? तो ए सत्य है और बी क्या है? असत्य है। यहाँ पे जो कथन दे रखा है वो क्या है? आपका ए सत्य है। तो जो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को क्या देती है? बढ़ावा देती है। तो बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कथन दे रखा है वो ए सही और बी क्या है? रॉन्ग। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? ए सत्य है और बी क्या है? आपका असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 46 है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो कह रहे हैं कि जो अनुभवजन्य साक्ष्य है वो क्या है? तो अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो क्या है?
तो अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो क्या है, तो वो जो है एक क्या है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। तो क्या है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। देखिए, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव होता है आपको, तो क्या करते हैं, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो वो किसके माध्यम से प्राप्त किया है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े क्या कहलाते हैं, अनुभव जन्य साक्ष्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। कौन सा है, 47 है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, तो कौन है शिक्षण के लिए, तो कौन है, भूगोल। तो हमारा क्या है, भूगोल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल, ठीक है, मॉडल हैं प्रतिकृतियाँ भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भूगोल शिक्षण में हम क्या करते हैं, कंपास, ग्लोब, मानचित्र आदि का प्रयोग करते हैं, किसमें, ज्योग्राफी की टीचिंग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। स्थानीय समाचार पत्र से, स्थानीय यानी कि आसपास के जो समाचार पत्र होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, उससे हमें क्या, किसकी जानकारी, मौसम की जानकारी संग्रह यानी कि स्टोर करना किस प्रकार का स्रोत है। देखिए, हम जो है, अगर देखिए हमें डायरेक्ट जानकारी तो किसी ने नहीं दी है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो है जानकारी जो प्राप्त हुई है, यहाँ पे किससे प्राप्त हुई है। देखिए, जो जानकारी प्राप्त हुई है मौसम के बारे में स्थानीय समाचार पत्र से, मौसम की जानकारी संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो यहाँ पर जो स्रोत कहलाएगा वो हमारा द्वितीय स्रोत कहलाएगा। देखिए, डायरेक्ट तो आपको मौसम की जानकारी नहीं हुई। डायरेक्ट मौसम की जानकारी आपको ऐसे हो सकती है कि आप बाहर निकले और आपने देखा है कि बादल हैं, तो आपको डायरेक्ट मौसम की जानकारी होगी, क्योंकि आपने खुद बादल को देखा है। तो यहाँ पे जो हुई तो वो आपका प्राथमिक स्रोत कहलाएगा, लेकिन आपको जानकारी जो मिली है वो द्वितीय स्रोत से मिली। मान लें कि जो भी आपको बुक्स में नॉलेज दी जाती है तो वो आपका क्या है, द्वितीय स्रोत कहलाएगा, ना कि प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह द्वितीय प्रकार का स्रोत कहलाता है। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों, जो रिसर्च हैं तथा अथवा गुणनकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। जो रिसर्च ये आंकड़े मौलिक रूप से होते हैं, तो जैसे जनसंख्या है, उत्पादन की मात्रा आदि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। कौन सा है, 49। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। देखिए, बच्चे जो है सीखने की अक्षमता, कुछ बच्चे हैं जिसमें जो है सीखने में सीखने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो वाले विद्यार्थी भी, शिक्षार्थी जो होते हैं वो किस प्रकार की कक्षा में अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसके, समावेशी शिक्षा के साथ सीखते हैं। किसके साथ, उन सभी बच्चों के साथ सीखते हैं, सामान्य बच्चों के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। कहने के निम्नलिखित जो सिद्धांत है वो हमारा किसने दिया था। कौन सा सिद्धांत, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। कहने के जो सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे जो हैं वो विकास के समान अनुक्रम, जो डेवलपमेंट है उनके समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से गुजरते हैं, लेकिन उनकी दर जो होती है अलग अलग होती है। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो सिद्धांत दिया था वो हमारा किसने दिया था, जे पियाजे ने दिया था, मतलब जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था, ये जो सिद्धांत दिया था वो हमारा किसने दिया था, तो ये जो सिद्धांत दिया था वो हमारा जे पियाजे यानी कि जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 51। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कक्षा में कौन सी शिक्षा आपकी जो है, कक्षा में सहकारी शिक्षा। तो इसका जो आपका जो है कह रहे हैं कि जो सहकारी शिक्षा है, तो कक्षा में जो सहकारी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कोऑपरेटिव, तो हमारी जो सहकारी शिक्षा है वो कहलाएगी कोऑपरेटिव लर्निंग, जो है उसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाएगी। तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए। तो कैसे, किसमें लगाना चाहिए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच कहते हैं, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
देखिए तो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे करेंगे अजंता गुफा चित्रों में अजंता गुफा के जो चित्र हैं, चित्र जो भी पिक्चर हैं उसमें इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं उसमें जो है जो इस्तेमाल किए गए कलर हैं वो किस सामग्री यानी कि किस मटेरियल के बने हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं तो किससे बने हैं, तो ये जो बने हुए हैं किससे बने, पौधों और खनिज से बने। किससे बने, पौधों और खनिज से बने हैं। किससे बने, पौधों से बने और खनिज से बने हैं। यहाँ पे अगर हम इसी डिटेल में बताते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्रों की चमक आज जो है 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी वैसी ही वैसी है। ये भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवांत से चित्रण किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई। तो जो पांडुलिपियां थी वो किस पर लिखी गई। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी किस पे लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी वो किस पे लिखी गई थी, ताड़पत्रों पे लिखी गई थी। किस पे लिखी गई थी, ताड़पत्रों पे लिखी गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां थी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़पत्र के बाद जो थी फिर उसके बाद कहाँ लिखी गई, भोजपत्र, ताम्रपत्र और स्वर्ण पत्र आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। कह रहे हैं कि मानव का जो इतिहास है उसमें सबसे जो अवधि लंबी सबसे अवधि जो है वो सबसे लंबी कौन सी अवधि थी। तो कौन सी अवधि थी, तो पूरा पाषाण काल था। कौन सा था, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन दे रखे हैं, ए और बी कथन दे रखे हैं। कौन सा दे रखा है, ए और बी दे रखा है। ए को पढ़ते हैं। देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा क्या रखा है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो दो यहाँ पे कथन दे रखे हैं। अब हमें इसमें से कथन बताना है तो कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो हमारा कौन सा है, तो ए और बी दोनों ही सत्य हैं। क्या बताया गया, ए और बी क्या है, दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 57। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। तो हड़प्पा के नगर जो है सबसे अधिक मिले हैं किस राज्य में, यानी कि किस स्टेट में मिले हैं। तो कहाँ पर हड़प्पा के नगर जो है सबसे अधिक मिले हैं, तो कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। कहाँ, गुजरात में मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 58। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 58। तो ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है। जो हमारा ऋग्वेद है, कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद है वो निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है। तो ऋग्वेद जो है वो हमारी रची गई है, तो किस भाषा में रची गई है, तो वो हमारी रची गई है संस्कृत भाषा में। किसमें, संस्कृत भाषा में रची गई है क्या, ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। कह रहे हैं कि छठी शताब्दी ईसा के जन्म से पहले जो मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो मगध महाजनपद के पहले शासक जो थे वो थे बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है। तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे उनमें से कौन सा नहीं है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो थे उनमें से जो नहीं है वो हमारा कौन सा, अहिंसा। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में अहिंसा नहीं है। बाकी आपके कौन कौन से हैं, बौद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है। तो ये सब क्या है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहा जाएगा इन्हें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 60। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्यसभा कौन जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो कौन राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव करता है वो कौन करता है। तो राज्यसभा सदस्य का जो चुनाव करता है वो हमारा कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो भारत के द्वारा कह रहे हैं कि कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो भारत के द्वारा जो शासन प्रणाली अपनाई गई थी वो कौन सी थी, संसदीय और संघीय। कौन सी थी, संसदीय और संघीय प्रणाली को क्या किया था, अपनाया गया था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो किस जातियों के लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने कहने के कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो कितने हैं यहाँ पे आरक्षित हैं? तो कितने हैं? 84। कितने हैं? 84। देखिए लोकसभा की जो लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें जो हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं 545 सीटें हैं, तो उसमें से जो 84 सीटें हैं वो किसकी हैं? अनुसूचित जाति, और 47 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति की हैं। तो जो 47 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं। देखिए 47 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं, और अनुसूचित जाति की कितनी है? वो 84 हैं। तो यहाँ पे करें अनुसूचित जनजाति की कितनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित हैं? तो कितनी है? आपकी 84 है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47 आ जाएगा, और टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी है? 545 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। कौन सा? 64 है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? कह रहे हैं कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण, कौन सी प्रथा? अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो किस मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन किया जाता है? तो किसका उल्लंघन किया जाता है? तो यहाँ पे जो उल्लंघन किया जाता है तो किसका किया जाता है? तो किसका किया जाता है? समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। किसका? समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 64 है। कौन सा? 64। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा क्या था? मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो किसके आधार पर करती है? तो अस्पृश्यता जो है वो डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो किसके आधार पर करती है? तो ये जो है वो हमारी करती है, किसके आधार पर करती है? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? यहाँ पे जाति के आधार पर क्या करती है? जाति के आधार पर अस्पृश्यता जो है वो जाति के आधार पर भेदभाव को क्या करती है? संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को क्या करती है? संदर्भित करती है। अस्पृश्यता मानव समाज के लिए क्या है? एक कलंक है। ऊंच नीच का भाव एक रोग है जो समाज में धीरे धीरे पनपता है और सुसभ्य और सुसंस्कृत समाज की नींव को हिला देता है। हिंदू समाज में विद्यमान जाति प्रथा को समाप्त करके इस कलंक से मुक्ति पाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जो मुख्यमंत्री जो हमारा कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। या इसका मतलब गवर्नर जो होता है, जो गवर्नर होता है वो क्या करता है? मुख्यमंत्री को क्या करता है? नियुक्त करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राज्यपाल है उसको कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो करता है यहाँ पे राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राज्य में होती है, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्य की कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारा पीएम वाला चुनाव होता है, पीएम, तो प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होता है वो कौन करता है? तो वो कौन करता है? तो वो जो हमारा करता है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव करता है वो कौन करता है? सांसद करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री का जो चुनाव करता है वो कौन करता है? तो जो वो कौन करता है? सांसद करता है। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसदों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसदों का द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में आप लोग जानते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? जो इंडिया का पहला नागरिक है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक जो कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा राष्ट्रपति को। किसे कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक जो कहा जाता है प्रेसिडेंट को कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। कहने कि निम्नलिखित में से किसको भारत में अब पहले यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, क्या था, किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि भारत में राज्य का पहला नागरिक यानी कि स्टेट का पहला नागरिक किसे कहा जाता है। तो स्टेट का पहला नागरिक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके राज्यपाल को कहा जाता है, यानी कि गवर्नर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, तो कौन सी है, 16वीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे करें कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भारत का। तो ये जो क्वेश्चन आया था वो आपका तो पहले आया था, तो इसमें जो बताया गया था वो कौन था, रामनाथ कोविंद थे। लेकिन इस टाइम जो है आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये आपका एग्जाम पहले हुआ था, रामनाथ कोविंद थे, लेकिन अब कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 74, कौन सा है, 70, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, तो किसका राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। किसका, राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। राज्यसभा जो हमारा जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्यों को नामांकित कौन करता है। तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित जो करता है वो कौन करता है। तो कौन करता है, वो करता है हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था, कौन था, भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो यहाँ पे 76 का कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, कौन था। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, कौन था, सी राजगोपालाचारी था, चारी थे। तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, तो कौन सा है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत का जो संविधान अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 17, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी, तो यहाँ पे जो भूमिका निभाई थी वो किसके द्वारा निभाई गई थी। तो किसके द्वारा निभाई गई थी भूमिका, तो किसके द्वारा निभाई गई थी, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा है, 80, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो समवर्ती सूची के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में जो कार्य करता है वो कौन करता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और जो भी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों ही संविधान की समवर्ती सूची के मामले में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, कौन सा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो जो थे वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 82 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित 18वीं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा है यहाँ पे 82। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो किस में हो गया था, किसके नेतृत्व में, तो किसके नेतृत्व में, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो था धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से क्या हो गया था, अलग हो गया था। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा है, 83। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो ये जो कहा था वो किसने कहा था, तो ये कहा था हमारा जो कहा था किसने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। किसने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ये घोषित किया कि जो अवध पर क्या क्या गलत तरीके से रॉन्ग तरीके से क्या किया जा रहा है, शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो किसने कहा था? तो किसने कहा था यहाँ ये जो कहा था वो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था। तो कानपुर के किस शासक ने खुद को क्या कहा था? पेशवा कहा था। तो किसने कहा था? तो खुद को जो पेशवा कहा था वो किसने कहा था? नाना साहेब ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पे कह रहे हैं कारखाने विषय के पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। यहाँ पे देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को कारखाना पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो कारखाने विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो विधि उपयोगी होगी वो कैसी होगी? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो ये क्या होगी? सबसे उपयोगी विधि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 87। यहाँ पे कह रहे हैं कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो एडुसेट से क्या अभिप्राय, ये क्या है? जो एडुसेट है वो क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। क्या है? एडुसेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 है। तो कह रहे हैं कि पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो पंचवाणी और बीजक में कह रहे हैं कि जो पंचवाणी और बीजक में कहे हैं निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को क्या किया गया? संरक्षित किया गया है। तो किसको संरक्षित किया गया है? तो किसे संरक्षित किया गया? कबीर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। यह कह रहे हैं कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। तो ये जो है किस काल की कृति है? तो ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। किसकी है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो कौन सा संगठन जो है वो किस में आस्था रखता है? उपनिषद में आस्था रखता है। तो उपनिषद में कौन सा संगठन आस्था रखता है? तो कौन रखता है? यहाँ पे कह रहे हैं कि उपनिषद में कौन सा संगठन आस्था रखता है। तो कौन रखता है? ब्रह्मा समाज। तो कौन सा? ब्रह्मा समाज जो है वो क्या है? उपनिषद में आस्था रखता है। तो यहाँ पे आपके मैंने 16 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 2018 में हुआ था। तो मैं आपको इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, आपके जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे और अभी तक जितने भी हो गए तो ये आपका 2018 तक के हो गए। जो भी आपके पेपर्स रह गए वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।